नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त एक औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर औरैया में बुजुर्ग परेशान बताया गया। वहीं आपको बता दें कि 4 साल और 4 बुजुर्ग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि चारों को समाज कल्याण विभाग ने मृत घोषित कर दिया। इस वक्त की औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 बुजुर्ग को लिखित में उन्हें मृत घोषित कर रखा, जो वो कार्यालय के चक्कर काटे और खुद को जिंदा साबित करने के लिए 4 बुजुर्ग चक्कर काटे। और वहीं आपको बता दें कि 1 साल से सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से वो परेशान है, जहां पर वो चारों लोग जिंदा है, उसके बावजूद वो कागज में अपने आप को मृत पाने जाने के बाद वो सरकारी कार्यालय के चक्कर काटे, जहां पर औरैया में 4 बुजुर्ग परेशान है। जहां पर आपको बता दें कि 4 बुजुर्ग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे। और वहीं आपको बता दें कि चारों को समाज कल्याण विभाग ने मृत घोषित किया हुआ है, उसके बावजूद वो जिंदा है और अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए वो लगातार सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। और वहीं आपको बता दें कि 1 साल से सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से चारों बुजुर्ग परेशान हैं। और वहीं आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुस्लिम के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। और वहीं स्थानीय शासन और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए खास तैयार किए हुए। और वहीं आपको बता दें कि जहां हाल के दिनों में दंगे हुए, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई और इसके अलावा जुलूस को लेकर भी कुछ नियम तय किए गए हैं। और देश में हाल के दिनों में हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव का माहौल कई बार बना। और पहले मुंबई में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की, तो कर्नाटक में मंदिरों के आसपास से मुस्लिम दुकानदारों को हटाने और मुस्लिमों का बहिष्कार करने जैसे मामले सामने आए। और इनसे दोनों धर्म के लोगों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। और तनाव की स्थिति के बीच दोनों समुदाय के लोग कई बार एक दूसरे के सामने भी आ गए। और वहीं बात चाहे राजस्थान के करौली की हो या फिर बेंगलुरु की हो या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन की हो, हर जगह स्थिति को कंट्रोल करने में प्रशासन को काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। और महाराष्ट्र में अजान को लेकर लाउड स्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश भर में फैल रहा है। जगह जगह अजान के खिलाफ हनुमान जयंती 2022 पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीस का पाठ करने की बात कही जा रही। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का अल्टीमेटम तक सरकार को दे दिया। और इसके बाद देश भर में इसको लेकर विवाद चल रहा है। और अलीगढ़ में तो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू भी कर दिया गया। वहीं रामनवमी पर जुलूस के दौरान हुई झड़प और बाद में उसके दंगे के रूप में बदल जाने से राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। और आज हनुमान जयंती पर हालत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उसने भोपाल में हाई अलर्ट जारी किया। और वहीं पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही और 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है। और इसे मोरबी में बापू केशवानंद के आश्रम में स्थापित किया गया और ये देश के पश्चिमी दिशा की ओर स्थापित की गई प्रतिमा है। और वहीं श्रृंखला की पहली प्रतिमा 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। और इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्छी लेवा पटेल समाज भुज द्वारा किया गया। और वहीं पीएम मोदी के अनुसार ये कक्ष का पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जिसमें करीब 200 बिस्तर की सुविधा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भुज में अस्पताल लोगों को सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाएगा। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि 200 बेड का ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कक्ष के लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। और ये हमारे सैनिकों, अर्धसैनिकों बलों के परिवारों को और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। और वहीं साथ ही इस अस्पताल में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। और वहीं आपको बता दें कि अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने आरोग्य से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम के लिए
कक्षवासियों और गुजरात को बहुत बहुत बधाई भी दी। और वहीं भूकंप से मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज और कक्ष के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे। और साथ ही उन्होंने कहा कि भुज में अस्पताल लोगों को सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगा। वहीं पंजाब में भारी बहुमत की जीत हासिल करने के बाद सीएम भगवंत मान की ओर से एक बड़ा दावा हुआ है। और भगवंत मान का यह कहना है कि वह विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए हर एक वादे को पूरा करने में कोई कसर नहीं रहने देंगे। और वहीं भगवंत मान ने साथ ही ऐलान किया कि वो 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया और पंजाब के सीएम ने कहा कि भगवान की दया और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है और हम पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं रहने देंगे। जो भी वादे विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए हैं वो जरूर पूरे होंगे। और वहीं भगवंत मान 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। और वहीं आपको बता दें कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम भगवंत मान शनिवार को प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर देंगे। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वादों में से ये एक है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से भारतीय संविधान की भावना को बनाए रखने का आह्वान भी किया और कहा कि इसे देश के भीतर कुछ शक्तियों से खतरा है। और वहीं BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर यहाँ आयोजित एक समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना को कुछ लोग कमतर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने के लिए फ्री वाला कार्ड चला दिया और हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणाएं की और हिमाचल वासियों को सीएम जयराम ठाकुर ने तोहफा देते हुए प्रदेश में 125 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री कर दी। और इसके साथ हिमाचल में महिलाओं को HRTC की बसों में किराए पर 50% की छूट देने की बात भी कही। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पानी का बिल बिल्कुल माफ होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर के इस ऐलान के बाद हिमाचल में होने वाले चुनाव पर काफी प्रभाव भी पड़ेगा। और सीएम जयराम ठाकुर ने 75वें हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में इस ऐलान को करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों के लिए पहले 60 यूनिट तक की बिजली फ्री थी, लेकिन अब 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। और इस कार्यक्रम में पुलिस और गृह रक्षा के जवानों की टुकड़ियों की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट की सीएम जयराम ठाकुर ने सलामी भी ली। और इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने साथ स्पीकर विपिन परमार और वन मंत्री राकेश पठानिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और वहीं सीएम जयराम ठाकुर के इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों को चुनाव में काफी नुकसान साबित भी हो सकता है, क्योंकि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने से प्रदेशवासियों को करीब 250 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार हिमाचल चुनाव में आप पार्टी अपने आप को तीसरा विकल्प बताकर मैदान में उतर रही है। और आपका मानना है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में जीत के बाद हिमाचल की जनता भी बदलाव चाहती है। वहीं पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने जनता से किए अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। और वहीं इसी के तहत राज्य में मान सरकार ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी। और दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। और गौरतलब है कि राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यालय में 1 महीना भी पूरा कर लिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक वादा हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भी था। और वादा करते हुए आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों से संपर्क किया और पाया कि वो बिजली की लागत से बहुत नाखुश हैं। और वहीं इसके बाद उन्होंने कहा था कि पंजाब अतिरिक्त बिजली पैदा करता है, लेकिन घंटों बिजली कटौती करता है। और वहीं आपको बता दें कि कई लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिल भी मिलते हैं। और वहीं पंजाब सरकार द्वारा
जल्द ही इससे भी निपटने की घोषणा करते हुए उन्होंने संकेत दिया और मुख्यमंत्री भगवत मान ने मंगलवार को कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही राज्य के लोगों को एक अच्छी खबर देगी। और मान ने पंजाबी भाषा में ट्वीट कर कहा था कि हमारे नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ शानदार मुलाकात हुई और बहुत जल्द पंजाब के लोगों को खुशखबरी देंगे। और वहीं पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही घोषणा करने का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री भगवत मान ने मंगलवार को कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही राज्य के लोगों को एक अच्छी खबर देगी। और मान ने पंजाबी भाषा में ट्वीट कर कहा कि हमारे नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ शानदार मुलाकात हुई और बहुत जल्द पंजाब के लोगों को खुशखबरी देंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है और सभी पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग करें। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री की एसएसजी में 50 नए तेज तर्रार पुलिस अधिकारी और कर्मी को तैनात करने की तैयारी चल रही है। और वहीं सीआईडी विशेष शाखा और आर्थिक अपराध इकाई के अलावा विभिन्न जिला पुलिस बल में पदस्थापित कुल 50 कर्मियों को एसएसजी में तैनात किया गया। और वहीं आपको बता दें कि नए कर्मियों में 3 इंस्पेक्टर, 11 दरोगा और 20 सहायक अवर निरीक्षक शामिल है। और इसके अलावा करीब 12 सिपाहियों की भी प्रतिनियुक्ति एसएसजी में की गई है। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक के 2 मामले बैक टू बैक सामने आने के बाद बिहार पुलिस की किरकिरी हुई थी और ऐसे में चूक के बाद सुधार करने की तैयारी भी है। वहीं एसएसजी में जिन कर्मियों और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए और वहीं उनकी सेवा लेने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक बच्चू सिंह मीणा ने संबंधित जिला और इकाइयों को पत्र लिखकर उक्त कर्मियों को जल्द रिलीव करने को भी कहा है। और पुलिस सूत्रों की माने तो एसएसजी में शामिल होने वाले नए पुलिस अधिकारियों और जवानों का चयन शारीरिक दक्षता जांच और साक्षात्कार के बाद किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी ने एसएसजी के मानकों पर योग्य पाए जाने के बाद इनके चयन की अनुशंसा की है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और स्तर को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अहम योजना शुरू की है। और इन योजनाओं में एक अहम योजना है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना। और इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से छात्रों के प्रोत्साहन के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती। और वहीं आपको बता दें कि इस योजना के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए आर्थिक राशि उपलब्ध कराई जाती। और वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से इस योजना को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। और इस योजना के संचालन के लिए करीब 150 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया। और इस योजना के जरिए दिल्ली के छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है और आर्थिक रूप से कमजोर और वो सभी छात्र जिन्होंने 9वीं और 10वीं की परीक्षा में 50% से ज़्यादा नंबर हासिल किए उन्हें 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। और इसके अलावा 11वीं और 12वीं कक्षा में 60% से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्रों को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इस योजना से न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर फीस का भार कम होगा बल्कि बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे। और अगर बात दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले की करें तो जिले में कोरोना का संक्रमण बच्चों के बीच तेजी से फैल रहा है और खासतौर पर स्कूल में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे और इसने पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ा दी। और बच्चों के संक्रमित होने की वजह से कई स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में बीते 3 दिनों में कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये सिलसिला स्कूलों से शुरू हुआ, लेकिन बच्चों के बीच कोरोना का खतरा तब बढ़ गया जब नोएडा सेक्टर 40 के खेतान पब्लिक स्कूल में एक साथ 13 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए। और इसके साथ ही 3 टीचर भी संक्रमित पाए गए थे, जिसे देखते हुए नोएडा में कई स्कूल अब फिर से ऑनलाइन मोड के जरिए संचालित किए जा रहे, जैसे डीपीएस वर्ल्ड स्कूल, श्री राम मिलेनियम स्कूल। बच्चों के पॉजिटिव आने का सिलसिला बीते 1 हफ्ते से जारी है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जिले में बीते 7 दिनों में 167 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिसमें से 44 बच्चे संक्रमित हुए। और इसके मुताबिक जिले में बच्चों के बीच संक्रमण की दर 26.3% है।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर एक पुलिस को और एक पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया। और वहीं बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने शुक्रवार को यह बताया कि जिले के भेजी थाना क्षेत्र में गोरखा और कोता चेरू गांव के बीच गुरुवार रात को नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर एक पुलिया के क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई। और इसके अलावा आपको बता दें कि सुंदरराज ने बताया कि नक्सलियों ने गुरुवार रात इजरम भेजी मार्ग पर स्थित पुलिया को उड़ाने की कोशिश में विस्फोट किया था। और पुलिस अधिकारी के अनुसार विस्फोट में पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई, लेकिन कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचने के कारण क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। और वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया और वहीं मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया। और उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित इंजरम से माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले भेजी के बीच बनी ये सड़क रणनीति रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक विकास पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सुंदरराज ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित इस तरह की पुलिया स्वास्थ्य कर्मियों को अंदरूनी क्षेत्रों के गांव तक पहुंचने में भी मदद करती है। और उन्होंने आगे कहा कि इस घटना ने नक्सलियों के जन विरोधी और विकास विरोधी चेहरे को एक बार फिर सबके सामने लाया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से वैश्विक रूप से रूस के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं और तमाम प्रतिबंध झेल रहे रूस को अब बेहतर विकल्प की तलाश है, जिसके चलते रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद एशिया और अफ्रीका को बाजार बनाने की फिराक में है। और इसी रणनीति के तहत अब रूस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम भी शुरू करने जा रहा है। पर रूस ने आखिर अफ्रीका और एशिया को ही बाजार के लिए क्यों चुना है, समझते इस रिपोर्ट के जरिए। 40% गैस और 25% तेल की आपूर्ति करने वाला रूस चौतरफा संकट में घिर चुका है। लगभग सभी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को अब आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। परिस्थितियां और विकराल हों इससे पहले अब रूस विकल्प तलाशने में जुटा है। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अब वह पूरब को अपना बाजार बनाएंगे, इसीलिए नई पाइपलाइन बनाने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है और अब उनके जरिए गैस और तेल की आपूर्ति होगी। दरअसल एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद टेलीविजन पर पुतिन ने कहा कि वह गैर मित्र देशों के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 10% तेल और 20% गैस की आपूर्ति रूस करता है और एशियाई देशों को अपने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए तेल और गैस की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार से अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश भी उनके लिए बड़े बाजार हो सकते हैं। गौरतलब है कि रूस के तेल, गैस और कोयले पर अमेरिका के प्रतिबंध का ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने समर्थन किया है। रूसी तेल और गैस पर आश्रित यूरोपियन देशों ने इस साल के अंत तक रूस से खरीद बंद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 24 फरवरी से जारी रूसी हमलों के चलते यूक्रेन से अभी तक 46 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और जवाब में पश्चिम देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते 600 से ज्यादा विदेशी कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं। यही कारण है कि रूस में 10 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार रूस में इससे करीब 26 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। पर बावजूद इसके रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। न रूस बाज आ रहा है, न ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूस ने यूक्रेन पर अपनी सीमा में घुसकर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है, जबकि रूसी जांच समिति ने कहा है कि यूक्रेनी सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने रूसी क्षेत्र के ब्यांस्क में आकर आबादी वाले इलाकों पर 6 बम गिराए। रूस ने अपनी सीमा में फायरिंग का आरोप भी यूक्रेनी सेना पर लगाया था। इससे पहले यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों पर रूसी सीमा में घुसकर तेल गोदाम पर हमले करने का आरोप लगा था। हालांकि इन मामलों के बीच अमेरिका ने रूस पर कार्रवाई और ज्यादा सख्त कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।